हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के नए वीडियो में फिर से हम आप लोगों को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आज आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10th की आप तैयारी कर रहे हैं तो सोशल साइंस आप पढ़ते होंगे, तो जिसमें आपको पढ़ना होगा क्लास 10th का हिस्ट्री। और हिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद। इस यूरोप में राष्ट्रवाद के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं इस वीडियो में हम लेकर आपके लिए आए हैं। और इस वीडियो में आपको टोटल हम 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो बेहद ही इम्पोर्टेंट और वीवीआई होने वाला है। ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल और केवल चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है जो यूरोप में राष्ट्रवाद से है। तो देखिए पहला इसमें से आपका क्या कह रहा है। हाँ, इससे पहले शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नई वीडियो लेकर आए तो नोटिफिकेशन आप तक पहले जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहा है इसमें। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। तो इटली का एकीकरण के मसीहा जो है वह है आपका जोसेफ मेजनी को कहा जाता है। पूरा नाम इसका जोसेफ मेजनी है। मेजनी यानी जोसेफ मेजनी। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। देखिए हम आंसर भी इसको साथ में दिए हैं। इसके बाद देखिए कहता है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे। तो जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क जो था वो आपका 3 युद्ध लड़ा था। कितना युद्ध? 3 युद्ध लड़ा था। या देखिए यहाँ पर लिख दिए थे हम कि 3 युद्ध लड़ा था। उत्तर भी दे दिए हैं। पीडीएफ भी चाहिए तो मैसेज जरूर करिएगा, पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि जो है इसे कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि है जो आपका हुआ था, ये फ्रैंकफर्ट की संधि जो है इसे आपका 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि के अनुसार ही इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया था। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न देखिए कहता है आपका कि यंग इटली का संस्थापक कौन है। तो यंग इटली का जो संस्थापक है वो आपका जोसेफ मेजनी। मेजनी का पूरा नाम है जोसेफ मेजनी। तो यंग इटली का संस्थापक कौन हो जाएंगे? जोसेफ मेजनी हो जाएंगे। इनका जन्म हुआ था 1805 ईस्वी में। इसका क्वेश्चन आगे भी मिलेगा, आप टेंशन लेना नहीं है। चलिए 5 नंबर प्रश्न कहता है कि किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो किस संधि के द्वारा हुआ? तो आपका ये इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा हुआ था जर्मनी का एकीकरण। ये हुआ था कब? तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था, आपको याद रखना है। इसी के संधि के साथ साथ आपका जर्मनी का एकीकरण हुआ था। इसके बाद देखिए आपका 6 नंबर प्रश्न कहता है कि सेडोवा का युद्ध 1866 में किसकी पराजय हुई। सेडोवा का जो युद्ध हुआ था 1866 ईस्वी में, इसमें किसका पराजय हुआ? तो इसमें पराजय हुआ था आपका ऑस्ट्रिया का। किसका? ऑस्ट्रिया का। और किसके बीच हुआ? तो ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच लड़ाई हुआ था सेडोवा का युद्ध, जो जिसमें आपका ऑस्ट्रिया बुरी तरह से हार गया। ऑस्ट्रिया का चांसलर था आपका मेटरनिख। कौन था? मेटरनिख था। इससे पूरी तरह से हम पूरी क्वेश्चन का आंसर इसमें लेकर आए हैं। और आपका टोटल के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, जो इससे ज़्यादा आपका एक भी प्रश्न बोर्ड में भी नहीं पूछा जाता है और पूछा जाएगा, ये मेरा वादा है। वीडियो केवल आप अंत तक जरूर देखें। और आप नोट पैड लेकर बैठे हैं तो उसमें ज़रूर आप नोट कॉपी में नोट करें। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि सेडौन का युद्ध 1870 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ। तो सेडौन का जो युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ। तो प्रासा और फ्रांस के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? प्रासा और फ्रांस के बीच हुआ था 1870 ईस्वी में सेडौन का युद्ध। एक सेडोवा का युद्ध जो अभी हम ऊपर में बताए थे आपका, सेडोवा का युद्ध जो आपका हुआ था 1866 ईस्वी में, जो बताए हम कि ऑस्ट्रिया और आपका किसके साथ हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ था। इसमें आपका फ्रांस और प्रासा के बीच होगा ये वाला। तो क्लियर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो इटली का बिस्मार्क जो है इसे आपका किसे कहेंगे? तो इटली का बिस्मार्क जो है इसे आपका मेजनी को कहेंगे। किसे? मेजनी को, क्योंकि अहम भूमिका निभाए थे इटली को एकीकरण करने के लिए। चलिए इसके बाद सॉरी मेजनी को नहीं, इटली का बिस्मार्क पूछा है। तो इटली का बिस्मार्क जो हो जाएगा आपका काउंट काबूर हो जाएगा। कौन? काउंट काबूर। काउंट काबूर आपका इटली का प्रधानमंत्री बना था। इसको प्रधानमंत्री कौन बनाया था? तो विक्टर एमेनुअल ने इसे प्रधानमंत्री बनाया था इटली का। और इटली का शासक कौन था? तो आपका हो जाएगा ये विक्टर एमेनुअल। कौन हो जाएगा? इमैनुअल है जो आपका कौन हो जाएगा? इमैनुअल जो है इसे आपका क्या हो जाएगा? वहाँ के शासक हो जाएगा, इटली का शासक हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कहता है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। तो यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम के जो लड़ाई हुआ था उसमें किसका पराजय हुआ? तो तुर्की की पराजय हुई। किसकी हुई? तुर्की की
पराजय हुई। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तुर्की की राजधानी कहाँ है। क्लियर है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था। तो फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक जो संस्था था जिसकी स्थापना किया था जोसेफ मेजनी ने। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। जोसेफ मेजनी का जन्म स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ था। ये भी आपको क्लियर है, बात समझ में आ रही है। आपको बताना है कि इतना में से कितना नंबर आता है, पढ़े होंगे तो। चलिए इसके बाद देखते हैं 11 नंबर प्रश्न कहता है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है वह जन्म हुआ था किस घटना से। तो पुनर्जागरण की घटना से हुआ था। किससे? पुनर्जागरण की घटना से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हालांकि इसको फ्रांसीसी क्रांति भी देता है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। 12 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था। यानी लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था। तो गैरीवाल्डी ने किया था। किसने? गैरीवाल्डी ने। गैरीवाल्डी को दक्षिणी इटली में 2 शहर था जिसका नाम था सिसिली और नेपल्स। इस सिसिली और नेपल्स को मिलाने के लिए विक्टर इमैनुअल ने यहाँ का जिम्मेदारी सौंपा गैरीवाल्डी को, और गैरीवाल्डी ने अपना सेना गठन किया जिसको दिया लाल कुर्ती का नाम। और इसमें युवाओं को बहाली कर यानी भर्ती करके दक्षिणी इटली का आपका 2 शहर सिसिली और नेपल्स को मिला लिया। उसके बाद पूरी तरह से अपना सारा संपत्ति और जीते हुए क्षेत्र विक्टर इमैनुअल और राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया। वह आम किसानी के जीवन जीने के लिए शुरू हो गया वो। इसके बाद देखते हैं आपका 13 नंबर प्रश्न कहता है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है। तो वियना जो सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ? तो 1815 ईस्वी में। तो बताना है इनमें से कि इसमें से कौन सा देश है जो इसमें से शामिल नहीं था। तो जर्मनी उस समय नहीं था। कौन? जर्मनी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, क्योंकि 1 लाइक से हमें बहुत बड़ा मोटिवेट मिलता है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न कहता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज आपको कहा जाता है तुर्की को। याद रखना है आपको, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। और एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को। किसे? चीन को एशिया का मरीज कहा जाता था। ये भी आपको याद रखना है। 15 नंबर प्रश्न कहता है गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीवाल्डी जो पेशे से था वह एक था कि नाविक था। क्या था? नाविक सैनिक था वह। पेशे से क्या था? तो नाविक। आपको याद रखना है, बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 नंबर। 16 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था। तो राइन संघ की स्थापना किया था। किस संघ का? राइन राज संघ का स्थापना किया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपोलियन ने। इसके बाद देखते हैं अगला, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया। तो नेपोलियन संहिता जो है इसे आपका 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। कहाँ लागू किया? तो फ्रांस में लागू किया था। क्लियर है, फ्रांस में लागू किया था नेपोलियन संहिता, नेपोलियन ने। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। तो ये कहा था आपका, कौन कहा था? मेटरनी। कौन कहे थे? तो मेटरनी कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप महादेश को जुकाम और सर्दी हो जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 19 नंबर प्रश्न कहता है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। यानी काउंट काबूर जो है उसको विक्टर इमैनुअल जो इटली का शासक था इसे ने विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्त किया। तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। इसका क्वेश्चन कई प्रकार से बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। इस तरह से भी पूछता है इसमें कि काउंट काबूर क्या था। तो प्रधानमंत्री था। काउंट काबूर को प्रधानमंत्री किसने बनाया। तो विक्टर इमैनुअल ने। फिर क्वेश्चन पूछता है कि विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया। तो प्रधानमंत्री के पद पर। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछे, आपको फंसना बिल्कुल ही नहीं है। चलिए इसके बाद 20 नंबर प्रश्न कहता है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में है। तो इटली जर्मनी ये जो है इसे आपका यूरोप महादेश में हो जाएगा। कहाँ? यूरोप महादेश में। इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सारे देश जो आपका मिलेंगे सो कहाँ मिलेंगे? सब के सब यूरोप महादेश में मिलेंगे। और यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय पढ़ना है उसमें सब के सब यूरोप में होगा। ये भी आपको ध्यान देना है, कुछ अपने आप से भी पकड़ना है उस बातें को। 21 नंबर, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो किस युद्ध के बाद हुआ था जर्मनी का एकीकरण पूरा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेडान का युद्ध। कौन सा युद्ध? सेडान का युद्ध। सेडान होगा, यहाँ पे सीडान लिखा गया है। सेडान का युद्ध। कौन सा? सेडान का युद्ध। ये कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में। क्वेश्चन कहेगा कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो सेडान का युद्ध। या तो फिर पूछेगा कि किस समझौता या संधि के बाद आपका हुआ जर्मनी का एकीकरण। तो क्या हो जाएगा? फ्रैंकफर्ट संधि के अनुसार, जो 1871 में हुआ था। क्लियर है।
22 नंबर प्रश्न कहता है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है इस आपका यूनान को कहा जाता है। किसे? यूनान को। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, यूनान का जो आपका हो जाएगा। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न कहता है जॉल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की। तो जॉल्वे राइन की स्थापना जो था सबका प्रासा ने किया था। किसने? प्रासा ने किया था जॉल्वे राइन की स्थापना। जॉल्वे राइन एक व्यापारिक संगठन था। ओके। 24 नंबर प्रश्न 1789 ईस्वी की क्रांति के समय वहाँ का शासक राजवंश का क्या नाम था। यानी जब फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में हुआ था तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का जो राजवंश था उसको नाम क्या था राजवंश का। तो बुर्बो वंश नाम था। कौन सा वंश? बुर्बो वंश। इसका राजा कौन था उस समय जिस समय हुआ? तो इस समय था 16वां। और कौन 16वां? तो लुई 16वां। आपको याद रखना है बाबू कि लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ और लुई 16वां जो था से वह बुर्बो वंश का शासक था। क्लियर हो रहा है। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न जॉल्वे राइन एक संस्था थी। यानी जॉल्वे राइन क्या था? तो व्यापारियों की एक संस्था थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कहता है 1929 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ। एड्रियानोपुल की जो संधि था वह किस देश के साथ हुआ? तो तुर्की के साथ हुआ। आपको याद रखना है किसके साथ? तुर्की के साथ। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका दिया हुआ है। एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ ये भी पूछता है। तो 1829 में। और 1829 में एड्रियानोपुल की जो संधि हुआ किसके बीच हुआ? किसके साथ? तो तुर्की के साथ हुआ था। याद रखना है आपको। 27 नंबर प्रश्न फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापना विनया कांग्रेस के बाद हुआ। यानी वियना सम्मेलन कांग्रेस के जब हुआ था तो फ्रांस में पुनः कौन सा राजवंश का स्थापना हो गया दोबारा? तो बुर्बो वंश का हो गया था। किसका? बुर्बो वंश का। और कौन बने थे इस समय राजा? तो फर्डिनेंड बना था। कौन? फर्डिनेंड बना था। फर्डिनेंड याद रखना आपको। फर्डिनेंड बना था राजा। क्लियर है यहाँ पे। चलिए इसके बाद देखते हैं 28 नंबर प्रश्न मेजनी का संबंध किस संगठन से है। तो मेजनी का संबंध है इससे आपका कार्बोनरी संगठन से हो जाएगा। किस संगठन से? कार्बोनरी संगठन से जो है सो आपका मेजनी का संबंध होगा। आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कहता है रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई। तो रक्त एवं लौह कहेगा तो बिस्मार्क हो जाएगा। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया? तो बिस्मार्क। बिस्मार्क कहाँ के चांसलर था? तो जर्मनी के चांसलर था। याद रखना है आपको। बिस्मार्क कहाँ के चांसलर था? तो जर्मनी के चांसलर था। आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए 30 नंबर प्रश्न कहता है इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है। तो इटली का एकीकरण का तलवार की बात कहेगा तो आपका हो जाएगा गैरीवाल्डी। और गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। क्या था? नाविक था। क्लियर है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि इटली का शासक कौन था। तो विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया था? तो आपको हो जाएगा काउंट काबूर। क्लियर हो रहा है। इसके बाद 31 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। तो ये कौन कहे थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स दसम ने कहा था। कौन? चार्ल्स दसम ने। और चार्ल्स दसम ने किसे अपना प्रधानमंत्री बनाया था? तो चार्ल्स दसम ने आपका प्रधानमंत्री बनाया था पोलिगनेक को। आपको याद रखना है किसको बनाया था? पोलिगनेक को बनाया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कार्बोनरी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ। तो कार्बोनरी की स्थापना हुआ था 1810 ईस्वी में। कब हुआ? 1810 ईस्वी में कार्बोनरी संगठन की स्थापना 1810 ईस्वी में किया गया था। आइए देखते हैं इसके बाद 33 नंबर प्रश्न 33 नंबर प्रश्न जो है इसे आपका कह रहा है इसमें कि यूरोपवासियों के किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। तो यूनान इसका सही आंसर है। क्या हो जाएगा? यूनान। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 34 नंबर प्रश्न कहता है कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। तो ये हुआ आपका कुस्तुतुनिया की संधि द्वारा। कुस्तुतुनिया की संधि के द्वारा आपका यूनान राष्ट्र की स्थापना हुआ था। तुर्की को पहले कुस्तुतुनिया भी बोलते थे जहां ओटोमन साम्राज्य राज किया करता था। इसके बाद देखते हैं आपको बाबू 35 नंबर प्रश्न कहता है हंगरी का भाषा क्या है। तो हंगरी का भाषा हो गया मैग्यार। क्या हो गया? मैग्यार जो है इसे हंगरी का भाषा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कहता है कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया। तो जर्मन राज्य का निर्माण किया था लुई नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। जर्मन राज्य का जो स्थापना किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 37 नंबर प्रश्न इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो इटली और जर्मनी के विरुद्ध कौन था। तो ऑस्ट्रिया था। क्योंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ये कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी एक होवे।
कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी एक होवे, ऐसा कौन नहीं चाहता था? तो ये चाहता था आपका ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना है। कहाँ? वियना। वियना सम्मेलन कब हुआ? तो 1815 ईस्वी में। 38 नंबर प्रश्न है, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का चांसलर? ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो किसने किया था? तो रूस ने किया था। किसने? रूस ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब वियना सम्मेलन हुआ था तो पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो रूस ने किया था। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था वियना सम्मेलन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है यंग इटली की स्थापना कब हुआ? तो यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया? तो जोसेफ मेजनी के द्वारा किया गया था। जोसेफ मेजनी ने यंग इटली की स्थापना कब किया? तो 1831 ईस्वी में। याद रखना है आपको। या तो यंग इटली की स्थापना कब हुआ? 1831 में। यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में कौन किया? तो मेजनी ने किया। क्लियर है। इसके बाद देखिए यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? तो यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? तो ये भी मेजनी किया था, आपको याद रखना है। मेजनी ने भी यंग यूरोप की स्थापना किया, बट कब किया? तो 1834 ईस्वी में किया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोनों को याद रखना है आपको, बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछने की संभावना है और आगे भी पूछी जाती है और जाएगी। इसके बाद देखिए 42वां प्रश्न कहता है हीगेल कौन था? तो हीगेल जो था से आपका दार्शनिक था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। हीगेल कौन था? तो दार्शनिक था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न कहता है कि कार्बोनरी संगठन का स्थापना कब हुआ? तो कार्बोनरी संगठन की स्थापना 1810 ईस्वी में हुआ था। 1810 ईस्वी में हुआ था। क्लियर हो रहा है। चार्ल्स दसम ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया? तो चार्ल्स दसम ने अपना प्रधानमंत्री पोलिगनेक को बनाया था। क्या? पोलिगनेक को। याद रखना कि चार्ल्स दसम जो था सो अपना प्रधानमंत्री पोलिगनेक को बनाया था। क्लियर हो गया। 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न पूछा कि लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया? तो लुई फिलिप जो था सो अपना प्रधानमंत्री गिज्जो को बनाया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न, लौह एवं रक्त की नीति किसने अवलंबन किया था? तो लौह एवं रक्त की नीति की बात करेगा तो हो जाएगा आपका बिस्मार्क। क्यों हो जाएगा? बिस्मार्क जो होगा से लौह एवं रक्त की नीति अवलंबन किया था। इसके बाद देखिए 46 नंबर प्रश्न कहता है लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन किया था आपका ट्राटस्की ने किया था। किसने? ट्राटस्की ने किया था। ये 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। एक लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो गैरीवाल्डी। एक कहता है लाल सेना का गठन किसने किया? तो ट्राटस्की ने। एक क्वेश्चन पूछता है रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई? तो हो जाएगा आपका बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क ने। 47 नंबर प्रश्न देखिए कहता है मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो कार्बोनरी संगठन से। किससे? कार्बोनरी संगठन से। कार्बोनरी संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1810 ईस्वी में। याद रखना है। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न कहता है कि मेटरनिक युग कब से कब तक चला? तो मेटरनिक युग चला था बाबू आपका 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक। 1815 ईस्वी में जब आपका वियना सम्मेलन हुआ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, उसी समय से वियना सम्मेलन से ही आपका मेटरनिक युग शुरू होता है और 1848 ईस्वी में इसका अंत होता है। मेटरनिक युग का अंत होता है। 49 नंबर प्रश्न कहता है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ? तो वाटरलू का युद्ध जो हुआ था सबका 1815 ही ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। 50 नंबर प्रश्न कहता है जर्मनी का चांसलर कौन था? तो जर्मनी का चांसलर हो जाएगा आपका बिस्मार्क। कौन हो जाएगा? बिस्मार्क। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये था आपका 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आई होप वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें एक बड़ा मोटिवेट मिले। अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और इसी प्रकार से हम वीडियो आपके लिए लेते आएंगे। इसके बाद हम पूरा चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर एक बार बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। चलिए मोटिवेट करने के लिए हमें लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ।